पोती का प्रेम। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे आऊं? तुझे कितनी बार बोला है कि ये उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कविता हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान उसके बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व 2 सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। आओ मेरी रानी बेटा, मेरी गोदी में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मा ने देख लिया तो मम्मा मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मा ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी कितनी रूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुंह से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकी बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊंगी। रिंकू बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कहाड़ से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में ही अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेंगी तो तुम्हें बहुत मारेंगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं और ले आऊंगी। कविता टीवी देखते हुए, खाना खाया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मा, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए? कुछ नहीं, वैसे भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की। वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने रिंकू को गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व तुम्हारी जितनी बड़ी। लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ, ये देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, ये तो वाकई ही बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी है, एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है
वह सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वो अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर और एक अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय। तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में अब। आओ रिंकू, चलते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे इस घर में। अब इस घर में नहीं। मम्मा, मुझे नहीं जाना। आपके साथ मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रह रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है। जब शाम को मेरी याद आएगी ना, तब देखना। मम्मा, आप मत जाओ प्लीज। मैं आपके साथ सोऊंगी। फिर अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ। अब पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो। और अगर चाहो तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला कि उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया, कविता हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतना ज्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और वह कविता के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने को मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कविता को फोन ट्राई किया, पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे को सोचते हुए अजय अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान व अजनबी थे वो। भोला मुख, हिरनी सी आंखें, वो उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में अजय उसमें इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या, और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद था जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना सहसाए हो गया है कि किसी बहेलिए के बाणों द्वारा बिंधे पक्षी की तरह जमीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज सुनकर वह अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकी फोन लिए खड़ी थी। अजय ने फोन उठाया तो सामने से कविता की आवाज आई, हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ अजय, मुझे रिंकी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर। देखो कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका। रिंकी भी तुम्हारी और हम सब भी। प्लीज लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेंगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं रिंकू को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ, ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे।
आपकी बेटी है, वो आपके पास ज्यादा खुश रहेगी। ये कहते कहते अजय का गला रुंध गया। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब बहुत ज्यादा टूट चुका था वह। कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियों व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, वे दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य, वे उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या, वह ना अकेली माँ उसे चाहिए और ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम ही नहीं था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कविता का फोन था क्या? क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने, वह रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना समय का घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में जाओगे और एक अनाथ की जिंदगी जियोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ही ना की होती, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूंगी, पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी, तो मिलने आ चले जाना मुझसे। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स, डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कविता को। माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को ना चाहते हुए भी उसकी की जिद के कारण वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी, वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस वृद्धा आश्रम से गुजरता था, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धा आश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, नर्स सब बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी ने भी अजय से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है।
जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता। वह हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका करती। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ ले आया करता, जिससे कविता और भी ज्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहाँ जाया करता था, पर उसे ये पता ही नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसे माँ कहीं नहीं दिखाई दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। दवा के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी जिंदगी में बहुत कम ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की सारी बातें, बीमारी के बारे में बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर, अजय पता है ये बहुत भयानक बीमारी है। अब तक का इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहां इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर ये खुश रहे तो शायद को ज्यादा समय निकाल सके, वरना अगर यूं ही चिंता करते रहें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इसे अपने पास घर ले जाओ। घर को छोड़ते ही इनकी तबीयत ज्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेंगी तो आप इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से देखभाल करने से इनकी जिंदगी कुछ और आसान हो जाएगी और आप उन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर अजय घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी हैं वो? मेरी याद आती है उन्हें? हाँ बेटा, आपको बहुत याद करती हैं और कल हम उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची क्या पापा? हाँ सच्ची। अजय जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ अजय, आप ठीक हो ना? नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ। पता, आज मैं मम्मा से मिलकर आया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उनके बचे कई दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर ले आए? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात का मान रख लो प्लीज। चलो ठीक है अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा हो गया। यह सोचकर गोट को धन्यवाद कहा। वह माँ को लाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को साथ लेकर माँ को लाने चला। आज वह बहुत खुश था, अपने सब दुख दर्द भूल गया था। वह तो ये भी भूल गया था कि जल्द ही उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएंगी। रिंकू को साथ लिए वह उस हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों से आंसुओं का समुंदर उमड़ गया। उसकी माँ अब तक उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए।
उन्हें छोड़कर, प्यारी रिंकू को छोड़कर आज कविता की समस्या हल हो चुकी थी। अब वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जोरदार खांसी के कारण रक्त स्राव होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांसें उखड़ गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।